नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैयाओं का स्वागत। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान विषय के अंतर्गत क्लास अष्टमी के प्रथम पाठ है हमारा फसल उत्पादन व प्रबंधन। इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने कृषि पद्धतियों का चौथा चरण था वो पढ़ लिया था, खाद व उर्वरक देना। आज हम पांचवा चरण पढ़ेंगे, चौथा चरण पढ़ेंगे, सॉरी 30 चरण पढ़ लिए थे, 3 और चौथा हमारा चरण है वो है सिंचाई। हमने चौथा चरण शुरू कर दिया था, उसकी परिभाषा कर ली थी कि सिंचाई किसको कहते हैं। निश्चित समय अंतराल पर या निश्चित अंतराल पर पौधों को जल देना सिंचाई कहलाता है। खेत के अंतर्गत जल देना सिंचाई कहलाता है। पौधों के अंतर्गत 90% जल, यह जल कहां से आता है? तो पौधों में हमेशा ध्यान रखें, पौधों की जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है। जल के साथ साथ खाद व उर्वरक भी घुलित माध्यम के अंतर्गत इस जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। केवल पौधों के अंतर्गत जल के बिना वृद्धि संभव नहीं। खाद व उर्वरक डालते हैं तो वह घुलित अवस्था में ही पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित की जाती है, अन्य किसी माध्यम के द्वारा अवशोषित नहीं हो सकती है। ऐसे नहीं कि हवा के द्वारा खाद व उर्वरक का अवशोषण कर लिया जाए, हवा के द्वारा अवशोषण नहीं होता है। खाद व उर्वरकों का घुलित माध्यम के अंतर्गत ही पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषण होता है। और पौधे के एक भाग, पौधे के मुख्यतः 3 कायिक भाग होते हैं। एक होता है जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती। इन तीनों भागों के अंतर्गत पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जल, खाद, उर्वरक या खनिज पदार्थों का परिवहन है। एक भाग से दूसरे भाग में केवल घुलित अवस्था में या घुलित माध्यम में ही होता है। अब जल आवश्यक है, पौधों के लिए जल आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कहाँ जरूरत है? पौधों को बीज ने आपने खेत में देखा होगा कि आपने बीज रोप दिए, कल्टीवेटर के माध्यम से बीजों की बुआई कर दी, आपने पानी नहीं दिया तो क्या वे बीज उग जाएंगे? नहीं, उनमें अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण किसका कहते हैं? बीज से नवोद्भिद पादप निकलना, नया पादप निकलना, तो उसको हम कहते हैं अंकुरण। तो जल आवश्यक है। कहाँ का? तो फर्स्ट स्थिति तो यही होगा, बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। शुष्क का अर्थ है शुष्क की स्थिति में नहीं हो सकता। दूसरा, जल का आवश्यक है, यह फसल की गर्मी व पाले से क्या करता है? रक्षा करता है। पाला किसको कहते हैं? बहुत अधिक कहता है दाव पड़ना, मारवाड़ी क्या करा दाव कब पड़ता है? जब पौधे क्या होते हैं, पानी की मात्रा कम होती है, तो दाव वो पाला पड़ना कर। गर्मियों के अंतर्गत पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्यों? तो गर्मी में पानी देने की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके सर्दियों की अपेक्षा। सर्दियों की अपेक्षा क्यों अधिक आवश्यकता होती है? क्योंकि गर्मियों में वाष्पन की दर अधिक होती है। भूमि पर पानी पड़ा रहता है तो वहां भी से भी अवशोषण अधिक, वाष्पन अधिक होता है। पौधों की पत्तियों के द्वारा भी वाष्पन अधिक होता है, जिसके कारण पौधों के अंतर्गत जल की कमी हो जाती है। इसलिए गर्मियों के अंतर्गत पानी देने की आवश्यकता अपेक्षाकृत है वो अधिक होती है। ये है सिंचाई। अब सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं, किन किन स्रोतों के माध्यम से हमारे भारत देश के अंदर सिंचाई की जाती है? तो ये भारत एक विशाल देश है, अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग स्रोत हैं सिंचाई करने के। हनुमानगढ़ और गंगानगर की तरफ चले जाएंगे, हम देखेंगे पूर्ण रूप से जो खेती है वो नहरों के माध्यम से होती है। भीलवाड़ा के अंदर देखते हैं सबसे अधिक सिंचाई है वो तालाबों के माध्यम से की जाती है।
तो और यहाँ जयपुर के अंदर देखते हैं तो सबसे अधिक सिंचाई है जलकूपों से की जाती है, कुओं की सहायता से की जाती है। जयपुर जिला है, जोधपुर जिला है, कुएं और नलकूप होते हैं उनके। तो ये हमारे सिंचाई के स्रोत हैं, जैसे कुएं, नलकूप, नहरें, बांध, झीलें, तालाब, नदियां आदि। ये हमारे सिंचाई के स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। हमारे पहले पारंपरिक तरीके और वर्तमान तरीकों के अंतर्गत सिंचाई करने में बहुत सारा अंतर है। पहले कुओं से जल निकालने के लिए अलग अलग यंत्रों का उपयोग किया जाता था। जैसे आपने कहीं देखा होगा एक मोट आती है, घिरनी कहते हैं। अभी तक कहीं कहीं पर मोट व घिरनी है कुएं के ऊपर लगी होती है, उसके ऊपर रस्सी को वो घिरनी घूमती रहती है, उस रस्सी को आसानी से नीचे की तरफ खींचते हैं। तो बाल्टी एक बड़ा सा पात्र होता है, वो पानी भर करके बाहर आता है और बाहर आकर के बाहर लेकर के हम हमारे बर्तनों को भर लेते हैं। ये मोट एक पारंपरिक तरीका था पहले कुओं से जल को बाहर निकालना, मोट को ही गिरनी कहते हैं। इसके अलावा एक होता है चैन पंप होता है। चैन पंप उस चैन को घूमती हुई उसके साथ में बाल्टियां या बड़े बड़े पात्र बंद होते थे एक लाइन के अंतर्गत क्रम में चैन की तरह, और वो जब पूरी चैन घूमती थी नीचे से वो पात्र भर के ऊपर आते थे और ऊपर आकर के एक पास में अन्य स्रोत लगा होता था उसमें खाली कर दिया जाता था। इस तरह का चैन। और ये होती है ढेगली और रैक। ढेगली के अंदर एक सिरे पर रस्सी बांध करके और भार बांध दिया जाता और दूसरे सिरे के ऊपर बाल्टी बांध दी जाती थी। जब उस भार को ल्यूज किया जाता था, छोड़ा जाता था, तो रस्सी की सहायता से वो बाल्टी जब कुएं में जाती थी, ढेगली के जिस भार सिरा था उसको वापस दबा दे, बाल्टी पानी से भर करके बाहर आ जाती। और रैक है जिनको पक्षों की सहायता से वर्ताकार कक्ष पर घुमाया जाता था, जिसके माध्यम से पात्र पानी पे भर करके बाहर आता। ये तो थे पारंपरिक तरीके। और वर्तमान के अंतर्गत कुओं से, नलकूपों से, इन सब माध्यमों से या नहरों से, बांधों से जल को बाहर निकालने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। पंप आता है, इस पंप को चलाने के लिए वर्तमान में ये आगे वर्तमान समय के अंतर्गत इस कौन से तरीके के द्वारा जल को बाहर निकाला जाता है। तो वर्तमान समय के अंतर्गत ये लाइन हमारी ये है कि वर्तमान समय में कुओं से, वर्तमान समय में कुओं से नलकूपों से जल को बाहर निकालने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। आजकल वर्तमान समय के अंतर्गत पंप आने लगे। इन पंपों को चलाने के लिए या तो हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं या सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, या अभी वर्तमान में सबसे अधिक जो स्रोत है इस पंप को चलाने का वो है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जल से निर्माण की जाती है। विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, इन माध्यम से हम इस पंप को चला करके कुएं और नलकूपों से जल को बाहर निकालते हैं और इस जल का उपयोग हम सिंचाई करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में और पुराने समय के अंतर्गत सिंचाई करने की जो विधियां थी उसमें बहुत अंतर आ गया था। वर्तमान समय के अंतर्गत सिंचाई की जो आधुनिक विधियां हैं वो दो प्रकार से देखी जा सकती है। आपने खेतों के अंदर देखा होगा, एक तो लगाया जाता है कि कुछ पाइप पौधों के पास के अंतर्गत फैला दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं और छोटे छोटे छिद्र वाले उसके अंतर्गत नीचे बूंद बूंद करके छिद्र बना दिए जाते हैं। यह विधि वहां इस्तेमाल की जाती है जहाँ पौधों के बीच में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे आप देखते हो अरंडी का पौधा है या फलदार कोई पौधे होते हैं या बगीचों के अंदर पौधे लगाते हैं। मूंगफली जहाँ पौधे सघन होते हैं
लौन की खेती है, कॉफी की खेती है, या मूंगफली की खेती है, सरसों की खेती है और रायडा की खेती है। इसके अंतर्गत इस तरह की विधि का उपयोग नहीं करता है। हम किस विधि का उपयोग करते हैं? हम कहते हैं मारवाड़ी के अंदर फुहारा पद्धति, उसको हम हिंदी के अंदर बोला जाता है छिड़काव तंत्र। तो सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन सी है? तो दो प्रकार की विधियां हो गई, एक छिड़काव तंत्र और दूसरी हो गई ड्रिप तंत्र। सिंचाई की आधुनिक विधियां, सिंचाई की आधुनिक विधियां, दो विधियां हैं, एक है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। ये हो गया, ये छिड़काव तंत्र तो हमारा पद्धति वाला हो गया। इस छिड़काव तंत्र इस विधि का उपयोग काम करते हैं। सबसे पहले यही बात याद रखनी कि इस विधि का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर असमतल भूमि होती है। असमतल भूमि के लिए, असमतल भूमि के लिए, इस विधि के द्वारा हम अधिक जमीन होती है, कम जल की मात्रा जब कम होती है और जमीन अधिक तक खेती करनी होती है तो हम छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग करते हैं। यानी कम जल के द्वारा अधिक दूरी तक हम इसके अंतर्गत खेती कर सकते हैं, अधिक क्षेत्र के अंतर्गत खेती की जा सकती है। दूसरी ये विधि वहां अपनाई जाती है जहाँ जल की कमी होती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर की जाती है? जैसे कॉफी की खेती है, लौन की खेती है, कॉफी, लौन, मूंगफली, इस प्रकार की फसलों के अंतर्गत जहाँ पर पौधे सघन होते हैं, एकदम पास होते हैं, वहां पर छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है। हम सब जानते हैं इसमें उर्दू पाइप लगे होते हैं, उर्दू पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इन नोजलों को, ये पाइप है, एक निश्चित दूरी के माध्यम से उस फसल के अंतर्गत लगा दिए जाते हैं और इन सब पाइपों को बाद में एक मुख्य पाइप से जोड़ दिया जाता है। मुख्य पाइप के अंतर्गत जो पानी को छोड़ा जाता है तो यह नोजल से होकर के पानी बाहर निकलता है और पानी बाहर निकल करके इस तरह से पानी फसल के ऊपर गिरता है जैसे मानो कि वर्षा हो रही है। वो जब नोजल घूमने लगता है तो पानी को छिड़कते हैं, वर्षा की तरह प्रतीत होता है। ये होती है छिड़काव तंत्र विधि। दूसरी होती है ड्रिप तंत्र। इसमें जल है वो पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है, पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके गिरता है, इसलिए इस विधि का नाम पड़ गया ड्रिप तंत्र। बूंद बूंद के करके पानी गिरता, नाम गिरा दिया ड्रिप तंत्र। इसके अंतर्गत ये विधि सर्वोत्तम उपयोगी है क्योंकि इसमें जल का बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं है। इसमें ध्यान यही होता है कि उन्हीं केवल फसलों के अंतर्गत ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग किया जा सकता है जहां पर पौधों के बीच में पर्याप्त दूरी होती है। जैसे अरंडी के पौधे होते हैं उनके बीच में पर्याप्त दूरी होती है। या इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, उपयोग कहां कर सकते हैं? तो जहां फलदार पौधे होते हैं, फलदार पौधे हैं, बीच के अंतर्गत पर्याप्त दूरी होती है, वहां पर ड्रिप तंत्र लगा सकते हैं। और दूसरी एक है कहां लगा सकते हैं? वृक्षों के अंतर्गत, वृक्ष होते हैं दूर दूर, वृक्षारोपण के अंतर्गत ड्रिप तंत्र के द्वारा भी हम वहां पर वृक्षों को पानी देने की विधि अपना सकते हैं ड्रिप तंत्र। ये हो गई सिंचाई के पारंपरिक तरीके और सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन सी है। हम सब इन विधियों से परिचित हैं, हम इन विधियों को वर्तमान समय के अंतर्गत अपनाते हैं और देखते भी हैं, उन्हीं को हमने आज पढ़ा है। आज के लिए हम नेक्स्ट ये चरण में कृषि पद्धतियों का जो 5वां चरण है वो पढ़ेंगे। खरब का सुरक्षा। धन्यवाद।